आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट 2021 होम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, तो पोषण आहार जो आहार है वो कब लॉन्च हुआ। तो इसका ऑप्शंस है यहाँ पे 8 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ था, या फिर 26 जनवरी 2018 को, या 1 मई 2018 को, या चौथा ऑप्शन है 30 अप्रैल 2018 को। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 8 मार्च, ठीक है, 2018 को लॉन्च हुआ। तो 8 मार्च कहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सौर नियोजक क्या है? तो ये क्या होता है? तो इसके यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हैं। पहला दिया, ये उन्हें भोजन स्थिर करने के लिए जोड़ा जाता है, या फिर ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं, या फिर तीसरा, इन्हें रंग के लिए जोड़ा जाता है, या चौथा ऑप्शन है ये भोजन को ऑक्सीकृत रखते हैं। ठीक है। तो ये क्या काम करता है? स्वनियोजक ये काम करता है भोजन में वसा के ऑक्सीकरण को रोकता है। ठीक है। तो ये उसका ऑप्शंस जो होगा वो सही है। ये तांबा और ये लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है। जिससे ये क्या करते हैं? भोजन में वसा के ऑक्सीकरण को रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन जो D3 होता है, ठीक है, D3 होता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस पहले हैं रेटिनॉल, कॉलिक, कैल्सीफेरॉल, या फिर टोकोफेरॉल, या फिर अर्गोकैल्सीफेरॉल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो D3 है उसे जाना जाता है कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है? ये फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है। तो ये क्या काम करता है? ये आपके बॉडी में और जो कैल्शियम है और फॉस्फोरस को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। इस डी जो हमारा डी होता है, D2 या फिर D3, सब जो डी पार्ट है विटामिन के, ये आपका क्या काम करता है? ये आपके बॉडी में जो कैल्शियम है और फॉस्फोरस को ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अब बात करें रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है? ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? आप कमेंट करके बताएं। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल क्या होता है? और जो एर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है, इसको क्या कहते हैं? D2। कभी आज इस बार तो एग्जाम में ये पूछा। ठीक है। D3 क्या होता है? नेक्स्ट एग्जाम में कहीं पूछ रहा है D2 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये कॉमन है, और ये टोकोफेरॉल आपको पता ही है। विटामिन E को कहते हैं। ठीक है। रेटिनॉल विटामिन A। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब भोजन को हम जो हमारा वेन्स होता है उसके द्वारा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे माता पिता संबंधी पोषण कहते हैं, या फिर पूर्व क्या इंटरनल न्यूट्रिशन कहते हैं, या फिर नासा जठर पोषण कहते हैं, या फिर आपका खारा पोषण कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है। कभी कभी सुने, आप लोगों को क्या करना चाहिए, जहाँ आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे इंग्लिश वाला आप पढ़ लिया करें, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हिंदी में कभी कुछ डिफ़िकल्ट दिए, जैसे माता पिता संबंधी पोषण, तो पेरेंटल न्यूट्रिशन, और जैसे कि खारा पोषण आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सलाइन न्यूट्रिशन, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए आप इंग्लिश वाला भी पोर्शन पढ़ा करें, फिर अपना आंसर दिया करें। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो ये होता है हमारा जो होता है ये जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, ये हमें नसों के द्वारा दी जाती है। जो हमारे वेन्स हैं उसके द्वारा हमें दी जाती है। जब हमारा ये कब दिया जाता है? जब हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो काम नहीं करता है, तो वेंस के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि आपका पोषक जो भी चीज़ें हैं डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाए। जब आपका डाइजेशन सिस्टम काम ही नहीं करेगा तो इसमें खाना आपको खिला के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो काम नहीं करेगा तो पाचन नहीं होगा, ऑब्जॉर्व नहीं होगा। तो इसलिए हम नस के द्वारा सीधा हम भोजन दे दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में, जिससे कि आपको पूरा पोषक तत्व मिल जाता है ब्लड में। ठीक है। फिर जो आता है हमारा इंटरनल न्यूट्रिशन क्या होता है? इंटरनल न्यूट्रिशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा? ये लिक्विड डाइट होता है। ठीक है। ये एक प्रकार का लिक्विड
डाइट होता है जो हमें दी जाती है। फिर नासा जठर पोषण क्या होता है, ये हमें नाक के द्वारा, नाक में जब इंसान मुंह से नहीं खा पाता है तो नाक के द्वारा एक पाइप लगाई जाती है, पाइप के द्वारा आपको खाना इसमें दिया जाता है। पहले तो स्टार्टिंग में लिक्विड पूरा आपको दी जाती है, जिसको जो आपका बिल्कुल सॉफ्ट जो पाइप के द्वारा चला जाए, ठीक है, इसके द्वारा खाना दिया जाता है, ठीक है। और इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ये बताएं खारा पोषण क्या होता है, सलाइन न्यूट्रिशन क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। फिर आता है आपका दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला समय और तापमान। चिपकाने यहाँ पे हिंदी में कुछ अलग दिया है, आपको टेम्परेचर बताना है, ठीक है। इसमें आपको टेम्परेचर बताना, जो पास्चराइजेशन किया जाता है मिल्क का, तो कितने टेम्परेचर में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए, या फिर 72 डिग्री सेंटीग्रेड को 15 सेकंड के लिए, या फिर 72 सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए उबाला जाता है, या फिर मतलब 72 सेंटीग्रेड तापमान पर 30 सेकंड के लिए उबाला जाता है दूध को। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, सेल्सियस पे आपको कितने टाइम के लिए उबाला जाता है, ये मतलब एटलीस्ट 15 सेकंड के लिए, 15 जो सेकंड है उसके लिए इतने तापमान पर दूध को उबाला जाता है, जिससे कि उसमें जो उपस्थित जीवाणु कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो अगर ये यहाँ पे सेंटीग्रेड पे आया, सेल्सियस पे आया, सॉरी सेल्सियस पे आया है, तो अगर फ़ारेनहाइट पे पूछ लिया जाए तो फ़ारेनहाइट पे 162 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कभी ऐसे भी पूछ लेता है, कभी ऐसे, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पूर्व में ही होती है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है, तो इसमें ऑप्शन है एक शोध अभिकल्प विकसित करना, जो हमें पहले जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पहले क्या हमें आवश्यकता होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो एक शोध अभिकल्प विकसित करना होता है, या फिर एक शोध प्रश्न का निपूरण करना, मतलब पहले से रिसर्च क्वेश्चन तैयार करना, या फिर दत्त विश्लेषण कार्यविधि के बारे में निर्णय लेना, या फिर एक शोध परिकल्पना का निरूपण करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब आप शोध करने जाते हैं तो उससे पहले हमें तैयार रखना चाहिए, तो हमें तैयार रखना चाहिए फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। तो आपको एक शोध प्रश्न आपको पहले से तैयार रखना चाहिए, जैसे कि आपको टॉपिक के बारे में पता चल गया, ठीक है, आपको इस टॉपिक पे शोध करना है, तो आपको कुछ प्रश्न तैयार करना पड़ेगा, तभी तो आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आपका उसका उत्तर मिलेगा, तभी आप अपना रिसर्च क्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले प्रश्न पत्र होना चाहिए आपके पास, जो प्रश्न आपके पास होगा तभी आप रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका जब कोई दो अभिभूषणी द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो डैश बनाता है। तो जब जो दो द्रव्य होते हैं उसको मिश्रण करते हैं तो क्या बनता है, एरोसोल बनता है, इमल्सन बनता है, जेल बनता है, या सोल बनता है। तो ये बनता है इमल्सन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है थायमीन के न्यूनता के लक्षण है, जब हमारे बॉडी में थायमीन कम हो जाता है तो उसके लक्षण क्या हो, कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कूट ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। जब बॉडी में थायमीन कम होता है तो इसमें बनता है आपका B2, ठीक है। B2 क्या है हमारा, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जब हमारे बॉडी में कम होता है तो वो बनाता है, एक मिनट, यहाँ से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, हिंदी में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो दोनों में आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि जो B2 की कमी होती है तो वो बनता है, ठीक है, कमी के कारण फोटोफोबिया, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका होता है कार्डियो, जो कार्डियो होता है वो क्या होता है, हार्ट ब्लॉकेज के कारण होता है, ठीक है, हार्ट ब्लॉकेज के कारण कार्डियो होता है। फिर आता है
काइलोनीसिया, ठीक है। ये होता है स्पून नेल्स, जिसमें आप जो स्पून नेल्स एक टाइप की बीमारी होती है जिसमें आपके नेल्स स्पून के जैसे हो जाती है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है? ये आयरन की कमी के कारण होती है, ठीक है। फिर आता है आपका टाइचिया कार्डिया, ठीक है। ये होता है आपका ये भी आपका आयरन की कमी के कारण होता है, और इसमें बीपी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। और इसको आपको सही करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होगी, तभी आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रहेगा, एक सही उसमें रहेगा, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? ये आपका थायमिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो इसका